हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे बिल्कुल सीरियस होके। ठीक है, एक राइट वे में तैयारी अगर आपको करनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। आपकी राजन की ये सीरीज़ चल रही है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्लियर? चलिए जल्दी से हो जाइए सभी बच्चे कनेक्ट, और कुछ जो नए बच्चे कनेक्ट हुए हैं और अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आने वाला हर एक सेगमेंट, हर एक वीडियो, जो शॉर्ट वीडियो भी मैं डालती हूँ वो सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। शॉर्ट्स में भी मैंने आपके लिए कुछ फैक्चुअल नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं। बाकी अगर आपको किसी चीज़ की नीड लगती है, कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 55 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। आज हम 56 से स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर विदाउट एनी डिले जल्दी से लाइक शेयर कीजिए और आज की क्लास को हम कर लेते हैं स्टार्ट। तो हमारा 56 क्वेश्चन है, शून्यांक त्रुटि किसे कहा जाता है? तो साधारण पैमाने पर किसी रेखा की लंबाई नापने के लिए रेखा के एक सिरे पर प्राय साधारण पैमाने की शून्य रेखा को सीध में रखा जाता है। रेखा के दूसरे सिरे का पार्ट ही रेखा की लंबाई होती है। ठीक है, अब प्रयोग करते करते पैमाने के सिरे घिसकर गोल हो जाते हैं, जिससे शून्य की रेखा स्पष्ट नहीं हो पाती। अब ऐसी स्थिति में पैमाने का शून्य से आगे वाला को निशान रेखा के प्रारंभ की सीध में रखा जाता है। इसे स्केल में शून्यांक त्रुटि कहा जाता है। रेखा के प्रारंभिक बिंदु का जो पार्ट होता है, प्रारंभिक बिंदु का पार्ट क्या कहलाता है? शून्यांक त्रुटि। इस स्केल में शून्यांक त्रुटि कहा जाता है इसको। ठीक है, रेखा के दूसरे सिरे पर पैमाने के पार्ट में शून्यांक त्रुटि जो है वो घटाकर शुद्ध पार्ट को ज्ञात कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को मिलाने पर मुख्य पैमाने पर शून्य वर्नियर पैमाने की शून्यांक की सीध में होना चाहिए। देखो, जो ये वर्नियर कैलिपर्स है इसको आप एक बार गूगल पे सर्च करके देखना। वर्नियर कैलिपर्स आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएगा कि ये कैसा दिखाई देता है। क्लियर? हाँ, क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को देख लेते हो बिल्कुल अपने सामने से तो वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहती है। ऐसा होने पर कहा जाता है कि वर्नियर में कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है, परंतु कभी कभी दोनों पैमानों के शून्यांक चिन्ह एक सीध में नहीं होते। जैसे कि दोनों के जो शून्यांक चिन्ह है अगर वो एक सीध में नहीं होंगे तो उनमें क्या होगी? कुछ भिन्नता पाई जाएगी और उसी अंतर को क्या कहा जाता है? शून्यांक त्रुटि कहा जाता है। अभी जो शून्यांक त्रुटि है, देखो वैसे आपको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको हर बार बताती हूँ, मैक्सिमम आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो उसमें आपको यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, इतना इनफ है। ठीक है, बाकी आप इसके टाइप्स बता देंगे कि 2 तरह की होती है। एक तो होती है धनात्मक शून्यांक त्रुटि, दूसरी होती है ऋणात्मक। अब देखो दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। यदि दोनों जबड़ों को मिलाने पर वर्नियर पैमाने का शून्यांक मुख्य पैमाने के शून्यांक के दाईं ओर रहता है तो शून्यांक त्रुटि क्या होती है? धनात्मक, अगर राइट साइड में होगा। ठीक है, इसे ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का कौन सा खाना मुख्य पैमाने के किस खाने से मिलता है। इस खाने की संख्या में वर्नियर अल्पतमांक की गुणा करके शून्यांक त्रुटि ज्ञात कर ली जाती है। शुद्ध पार्ट याद करने के लिए प्रेक्षित पार्ट में से इस त्रुटि को घटा दिया जाता है। अब देखो ऋणात्मक क्या होता है, ये दाईं ओर था और ये रहेगा बाईं ओर, पहला डिफरेंस तो ये है। ठीक है, तो शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक कहलाती है। शुद्ध पार्ट याद करने के लिए शून्यांक त्रुटि जो है वो हमेशा प्रक्षेपित पार्ट में से घटाई जाती है। इसमें क्या हो रहा था? प्रक्षेपित पार्ट में क्या हो रही थी? जोड़ी जा रही थी। ठीक है, अतः शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक होने पर जुड़ जाती है। ठीक है, इसे ज्ञात करते समय सावधानी का ख्याल रखना है कि वर्नियर पैमाने का जो खाना मुख्य स्केल की किसी खाने के ठीक सीध में पड़ता है उसे वर्नियर पर बने कुल खानों की संख्या सामान्यतः 10 में से घटा देते हैं। प्राप्त संख्या को अल्पतमांक से गुणा कर लेते हैं और ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि हमें प्राप्त हो जाती है। वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, चलिए फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि लिखना क्या है आपको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फिर निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। अब देखो, पर्णावरंत क्या होता है? फाइलॉइड। ये क्या होता है? कुछ पौधों की संयुक्त पत्ती में पर्णफलक शीघ्र ही गिर जाते हैं, इसकी जगह पर्णव्रत पत्ती सदृश रचना में बदलाव हो जाता है और भोजन का निर्माण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया है, ऑस्ट्रेलियन बबूल, एकेशिया भी हम इसको बोलते हैं। पर्णावरण साधारणतः उद्दरण दिशा में विकसित होते हैं जिससे सूर्य के प्रकाश उसी सतह पर कम से कम पड़ सके। इससे बाष्पोत्सर्जन की दर भी कम हो जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो आगे दूसरा है हमारा पर्णावकाय।
फाइलोक्लेड। ये क्या होता है? कभी कभी तना चौड़ा और मांसल हो जाता है, पत्ती का काम करता है। जब तना पत्ती का काम करेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? पर्णकाय स्तंभ। और इसका एग्जाम्पल है आपका नागफनी और रसकस। ठीक है, आपने देखा भी होगा नागफनी जो कैक्टस का प्लांट है, उसमें जो तना होता है वही किस चीज़ का काम करने लगता है? पत्तियों का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, बीजांड के प्रकार बताइए। अब देखो जो बीजांड के प्रकार होते हैं वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, लेकिन आप इसमें से अगर कोई 3 भी बताएंगे, सही से एक्सप्लेन कर देंगे, या फिर 6 के 6 टाइप्स बताना, तो उसमें एक 2 लाइन ही लिखनी है आपको। क्लियर? अब देखो बीजांड के प्रकार, सबसे पहला है ऑर्थोट्रोपस और एट्रोपस। इसमें क्या होता है? बीजांड द्वार, निभाग और बीजांडव्रत एक ही सीध में रहते हैं, जैसे कि पाइपरेसी और ऑर्टिकेसी कुल के पौधे। दूसरा होता है एनाट्रोपस। इस प्रकार के बीजांड इस प्रकार से उल्टे रहते हैं कि बीजांड द्वार और बीजांडव्रत आपस में समांतर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हो जाते हैं समांतर। और ऑर्थोट्रोपस और एट्रोपस में ये तीनों चीज़ें जो हैं, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांडव्रत एक सीध में रहते हैं। क्लियर? बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीध में रहते हैं इसमें, लेकिन इसमें बीजांडव्रत क्या है? आपस में समांतर हो जाते हैं, बीजांड द्वार और बीजांडव्रत। क्लियर? नेक्स्ट है फिर उदाहरण के लिए जैसे कि एक बीजपत्री और गैमोपेटली कुल के पौधे। नेक्स्ट है थर्ड टाइप है इसका हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस में क्या होता है? बीजांड में बीजांडव्रत और बीजांडद्वार के मध्य 90 डिग्री का झुकाव होता है। इसमें बीजांडद्वार और निभाग बोलते हैं, इंग्लिश में चालाजा बोलते हैं, इसको कैलाजा भी बोलते हैं कुछ बच्चे, CHALAZA। ठीक है, एक सीध में होते हैं जैसे कि रेनिकुलस में। अब कैम्पाइलोट्रोपस क्या होता है? इसमें बीजांड का मुख्य हिस्सा इस प्रकार मुड़ता है कि बीजांड और निभाग एक सीध में ना पड़कर भ्रूणकोश के सामने होते हैं। इस बार किसके सामने होंगे? भ्रूणकोश के सामने होंगे। क्लियर? अगर आपको इसका डायग्राम चाहिए पूरा प्रॉपर, ऑर्थोट्रोपस का, एट्रोपस का, एनाट्रोपस का, तो आप मुझसे बता देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं इसका डायग्राम प्रोवाइड कर दूँगी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायग्रामेटिकली ही समझ में आते हैं, और स्पेशली बायो का क्वेश्चन है तो आपको डायग्राम से अच्छा समझ आ जाएगा। अब देखो एम्फीट्राइकस में क्या होता है? एम्फीट्रोपस इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो मुड़ा हुआ होता है। इसमें भ्रूणकोश मुड़कर घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है एलिसमेसी कुल। नेक्स्ट है फिर सिरसिनोट्रोपस। सिरसिनोट्रोपस में क्या होता है? इसमें बीजांड जो है वो वृद्धि करके 180 से लेकर 360 डिग्री तक घूम जाता है, और इसमें बीजांडव्रत बीजांड को इस प्रकार घेरता है कि एक तीसरा अध्यावरण जैसे लगने लगता है, जैसे कि एपोसाइनेसी फैमिली। अब देखो कुछ बच्चों के सर के ऊपर से क्वेश्चन गया होगा, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। जो बच्चे बायो बैकग्राउंड से नहीं है उसको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ कि ये जो बायो का क्वेश्चन है आपको डायग्राम से ही समझ आएगा। ठीक है? हाँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके याद दिला देना, मैं इसको शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, फिर आपकी 2-3 वीडियो अपलोड करना पूरे दिन में काफ़ी टिपिकल होता है, बाकी भी बहुत सारे काम होते हैं, तो सारी चीज़ें नहीं रहती हैं याद। आप मुझे एक बार याद दिला देना ज़रूर। नेक्स्ट है फिर पादपों में जन्म कितने प्रकार का होता है? अलैंगिक जन्म की विधियाँ बताइए। तो जो पेड़ों में जनन होता है, रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। अब देखो एसेक्सुअल की अगर बात करें, एसेक्सुअल का ही पूछा है ना वर्णन। तो इसमें एसेक्सुअल क्या होता है? एसेक्सुअल में दैहिक कोशिकाओं से नवीन जीव उत्पन्न होते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें दैहिक कोशिकाओं से क्या होता है? नया जीव उत्पन्न होता है। अब देखो इसके टाइप्स हैं काफ़ी सारे। दैहिक कोशिकाएं मतलब शरीर की कोई ना कोई ऐसी कोशिकाएं होंगी जिनसे नया जीव बन जाएगा। सबसे पहला तो है विखंडन या फिजन मेथड, इम्पोर्टेंट है ये भी। देखो इसमें क्या होता है? फिजन में एक कोशिका जीवों में पाया जाता है। जो यूनिसेल्युलर एनिमल होते हैं ना, जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे कि अमीबा, उसमें ये पाया जाता है। इसमें क्या होता है? कोशिका सूत्रीय और असूत्रीय विभाजन द्वारा 2 अथवा अधिक कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। संतति कोशिकाएं जो है वो एक नया जीव बना लेती है। ठीक है, जैसे मान लो ये यूनिसेल्युलर है और इससे आगे चलते चलते जो है ये अपने आप ही दूसरा जीव बना लेगी। ठीक है, लेकिन क्या हो के? विभाजन हो के। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे इतना ही लिखना है, वैसे तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, अगर मैं चाहूँ तो आपको आधा घंटे की क्लास हो जाएगी, लेकिन हमें उतना नहीं करना है। क्लियर? जितना पूछा है उतना ही आपको आंसर करना है 2 मार्क्स का। नेक्स्ट है फिर स्पोर फॉर्मेशन से देखो कैसे होता है। इसमें क्या होता है, कम विकसित पादपों में दृढ़ आवरण वाली एक विशेष कोशिका संरचना, इसमें स्पोर बन जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, बीजाणु, और ये प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और एक नए पादप का निर्माण करते हैं। जैसे कि कवक शैवाल में बीजाणु निर्माण जनन द्वारा होता है। ठीक है, बीजाणु निर्माण द्वारा जनन होता है, सॉरी, किसमें, कवक में और शैवाल में, एल्गी और फंगी में। क्लियर? नेक्स्ट है फिर कलिका उत्पादन, बडिंग फॉर्मेशन। यीस्ट कोशिका से छोटी छोटी कलिकाएँ निकलने लगती हैं। ठीक है, और वो जो कलिकाएँ हैं, जो बर्ड्स हैं, वो निकलेंगी और उसी से क्या बन जाएगा, एक नया जीव बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप है फिर हमारा फ्रेगमेंटेशन, खंडन। देखो ये जो क्लास है ना, आपका टॉपिक जो है ये आपका क्लास 10th में भी है, जो बायो का पोर्शन है, उसमें एक चैप्टर है, हाँ, उसमें भी ये क्लियरली दिया गया है। अगर आप चाहें तो 10th के NCERT से इसका डायग्राम देख सकते हैं पूरा प्रॉपर। क्लियर? अब देखो सरल संरचना वाले बहुकोशिक पादपों जैसे कि स्पायरोगायरा में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। इसमें फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, सपोज दैट छोटे छोटे टुकड़े, और इन्हीं से एक नया जीव बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इसमें क्या होता है, वृद्धि प्रजनन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पादप शरीर के किसी भी कायिक भाग से नए पौधों का जनन होता है। जैसे कि जड़ द्वारा भी नया पौधा बन सकता है, पत्ती से भी, तनु से भी और पत्रकलिकाओं से भी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तनु के किन्हीं 2 रूपांतरण का वर्णन कीजिए। देखो इसमें वैसे तो काफ़ी सारे दिए हैं, लेकिन आपको कोई भी 2 बताने हैं। ठीक है, हाँ, तने के किन्हीं 2 रूपांतरण। पहला है सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन में काफ़ी सारे टाइप्स आ जाते हैं, और उसके बाद आएगा आपका अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, यानी कि भूमिगत रूपांतरण। अब देखो अर्धवायवीय क्या होता है, इसमें भूविस्तारी, इसमें शाखाएं छोटी और तने संघनित होकर समस्त दिशाओं में निकलते हैं। ठीक है, 4 तरफ निकल जाते हैं, और फिर कुछ समय वृद्धि करने के बाद इनके आगे के सिरे 36 दिशा में निकलते हैं, जैसे कि फ्रैग्रेडियस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फिर भूस्तारी का ऑफसेट। यह सामान्यतः जलीय पौधे होते हैं, इसका तना छोटा और भंजनशील होता है। यह ऊपरी भूस्तारी के समान होते हैं, जैसे कि पिस्टिया में। नेक्स्ट है फिर सकर। इसमें जो मुख्य तना है वो ज़मीन के अंदर रहता है। ठीक है, जैसे कि पुदीना में आपने देखा भी होगा, एग्जाम्पल इसका। नेक्स्ट है फिर आगे है ऊपरी भूस्थारी, जिसे रनर बोलते हैं। पौधे के जो मुख्य तने हैं वो लंबे होकर भूमि की सतह पर फैल जाते हैं, और पर्व संधियों से जड़ें निकलती है, इसमें ऊपर की ओर पत्तियाँ निकलती हैं, जैसे कि दूब घास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा जो टाइप्स है, हमारा दूसरा टाइप है भूमिगत रूपांतरण। इस प्रकार का जो रूपांतरण है वो भोजन संचयन या वृद्धि प्रजनन के लिए उपयोगी होता है। सबसे पहला है प्रकंद। यह श्यान मांसर भूमि के अंदर क्षैतिज अवस्था में प्राप्त होते हैं। छोटे छोटे पर्व होते हैं जो शल्कपत्र से ढके रहते हैं, जैसे कि अदरक में। दूसरा होता है फिर शलकंद बल्ब। इसमें तना लेंस की तरह होता है, जैसे कि आपने देखा भी होगा उसमें, प्याज में। ठीक है, या शलजम में। नेक्स्ट है फिर ट्यूबर जो होता है अधिकतर भूमि के अंदर पाया जाता है। इसमें आँख पाई जाती है, और आँख किस में पाई जाती है, आलू इसका एग्जाम्पल होगा। और लास्ट हमारा घनकंद या कौन। घनकंद संघनित भूमिगत तना होता है, भूमि में ऊर्ध्वाधर रहता है, वर्टिकली। ठीक है, जैसे कि अरबी और क्रॉकस का। क्लियर यहाँ तक सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61। पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं, कि नहीं 4 प्रमुख विधियों के नाम बताइए। अब देखो सेपरेशन मेथड वैसे काफ़ी होते हैं, आपने ये क्या बोलते हैं, जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे। बीनना होता है, फटकना होता है, ओसाना या फटकना, चालना, चुंबकीय पृथक्करण। मैं बताती हूँ। देखो बीनना क्या होता है, जैसे कि आप गेहूँ चावल वगैरह साफ़ करते हैं ना हाथ से, उसमें से कंकड़ पत्थर निकालते हैं, उसको बोलते हैं बीनना। फटकने का आपको पता ही है, आपने अपनी मम्मियों को देखा होगा कि वो किस तरीके से चावल फटकती हैं कभी कभी, या फिर गेहूँ फटकती हैं, तो उससे गंदगी जो है वो बाहर निकल जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे सेपरेशन मेथड है 2 हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन है 2 ही क्वेश्चन की है, ये इनफ है। ये 2 मार्क्स का बिल्कुल इनफ दिया है, इतनी थ्योरी काफ़ी है। पहली बात तो आप बताएंगे कि इसके कई सारे मेथड हैं, फिर इनका नाम दे देंगे 4-5 का, और 2 या 3 को एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर सभी को? 2 मार्क्स के लिए इतना आपके लिए इनफ है।
बाकी ज़्यादा एनर्जी लगाने की कोई भी नीड नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। नेक्स्ट है भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकार बताइए। तो देखो, एक तो होता है टैप रूट, ये संचित खाद्य पदार्थ के कारण फूली हुई होती हैं। दूसरी होती है, अब इसी की टैप रूट भी जो है बहुत सारी तरह की होती हैं, ठीक है, काफ़ी सारे टाइप्स है इसके। सबसे पहला शंकुरूप कॉनिकल, ये जड़ें ऊपर से चौड़ी होती है, नीचे से पतली होती है, आपने देखा भी होगा, जैसे कि गाजर में। नेपिफॉर्म होती है शलजम के आपने देखा होगा, ऊपर से घड़े के समान रहती है, नीचे से एकदम ये पतली हो जाती है, ठीक है। ब्रासिका रापा इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है फिर तर्करूप फ्यूजिफॉर्म, ये जो है तर्करूप जो जड़ें हैं मध्य से फूली हुई, दोनों सिरों पर थोड़ी पतली होती है, मूली भी आप सभी ने देखी होगी। नेक्स्ट है फिर गांठदार जड़ ट्यूबरस रूट, ये जो है फूली हुई गूदेदार होती है, जिससे कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, जैसे एग्जाम्पल है इसका गुलाब बास। क्लियर यहाँ तक सभी को? आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो भाई दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे नए कनेक्ट हुए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और अब बिल्कुल कमर कस लीजिए, आपके पेपर की जो डेट है वो कभी भी अनाउंस हो सकती है, ठीक है, इलेक्शन के बाद, आप कभी भी समझ के चलिए। अब देखो किण्वन क्या होता है। किण्वन को सर्वप्रथम बुकनर ने बताया था, किण्वन या फर्मेंटेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखो मैं आप लोगों को हमेशा ही बाइलिंगुअल समझाती हूँ ताकि हर बच्चा कनेक्ट कर सके। तो किण्वन या फर्मेंटेशन ऐसी प्रोसीजर है, ऐसी प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की इसको ज़रूरत नहीं होती। ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। देखो ये हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, फिर H2O, जाइलम की हम प्रेजेंस लेंगे यहाँ पे, और हमारा क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी। तो किण्वन की जो प्रक्रिया है वो जाइलम एंजाइम की उपस्थिति में होती है। जाइलम नहीं आएगा भाई, यहाँ पर मिस्टेक है, इसको सही कर लेना, जाइमेज एंजाइम होता है। क्या होता है? जाइमेज एंजाइम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वसन क्या है, उसके प्रकारों को बताइए। अब देखो जो श्वसन प्रक्रिया है, जीवों की कोशिकाओं के अंदर जैविक ऑक्सीकरण द्वारा कार्बनिक पदार्थों के क्रमिक अपघटन से चरणबद्ध क्रम में ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन। अब देखो एरोबिक या ऑक्सीश्वसन क्या होता है, जिस समय श्वसन स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। ऐसी क्रिया करने वाले पौधों और जंतुओं को ऑक्सीजीवी या फिर एरोब्स बोलते हैं। इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का पूर्ण तरीके से ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप CO2 H2O और ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा हमारा होता है अनऑक्सीश्वसन, जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये होगा, इसे कहेंगे अनऑक्सीश्वसन। इस प्रकार के श्वसन करने वाले जीवों को अनऑक्सीजीव कहते हैं। इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल, CO2 और एनर्जी। तो दोनों में आपने डिफरेंस समझा, उसमें बन रहा था CO2 H2O और एनर्जी, ठीक है, CO2 और एनर्जी तो दोनों में ही है, लेकिन इसमें H2O की जगह, वाटर की जगह क्या आ गया है, इथाइल अल्कोहल। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यौगिक और मिश्रण में अंतर बताइए। कंपाउंड और मिक्सचर में क्या अंतर होता है? सबसे पहला तो इनका कंपोजिशन, संगठन। प्रत्येक यौगिक का संगठन जो है वो निश्चित होता है, लेकिन जो मिश्रण है उसका संगठन कैसा होता है, अनिश्चित। गुण कैसे होते हैं? यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों से अलग होते हैं, मिश्रण के गुण उसके अवयवी तत्वों पर ही निर्भर करते हैं। पृथक्करण, यौगिकों के अवयवों को साधारणतः भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, मिश्रण को साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर भौतिक गुण। भौतिक गुण इसके निश्चित होते हैं, कंपाउंड के और मिश्रण के नहीं होते हैं। शुद्धता, यौगिक शुद्ध और समांगी होते हैं, मिश्रण शुद्ध और विषमांगी होते हैं। रासायनिक सूत्र, यौगिक का एक निर्धारित रासायनिक सूत्र होता है, मिश्रण का कोई भी रासायनिक सूत्र नहीं होता है, ठीक है। कंपाउंड जैसे मैं आपको बताती हूँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा, H2O, तो ये क्या हुआ है, कंपाउंड हुआ, ठीक है। और मिश्रण क्या होता है, मिश्रण आप लोग बताएंगे मुझे इसका एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोग भी कुछ सर्च करिए, कुछ ढूंढिए, तभी आप लोगों को चीज़ें पेपर टाइम तक याद रहेगी। क्लियर? फिर देखो इसका रासायनिक परिवर्तन क्या है, यौगिकों का बनना रासायनिक परिवर्तन है,
और मिश्रण का निर्मित होना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये केमिकल चेंज नहीं है बल्कि क्या है, एक फिज़िकल चेंज है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? अगर सबको समझ में आया है, क्लास अच्छी लगी है, कोई क्वेरी है, तब भी आप लोग मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करिए, फ़ीडबैक ज़रूर देना, ठीक है भाई। और आप इस सीरीज़ में एंड तक बने रहना, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी एग्ज़ाम में। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करेंगे। लगभग हमारे इसमें जो आपके क्वेश्चन हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे जो चल रहे हैं, अप्रोक्स 75 क्वेश्चन है, ठीक है। और आज हमारे हो चुके हैं 65। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका विद इन 1 और 2 डेज़ के अंदर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर इस छोटे से इमोजी, छोटी सी स्माइली के साथ आप लोग भी स्माइल करते हुए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।